चलिए आ जाइए। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आ जाइए। जहाँ तक पढ़े हुए थे वहाँ से आगे कंटिन्यू हम लोग चीज़ों को देख लेते हैं। भारत की जलवायु पढ़ रहे थे ना जी? देखते हैं भारत की जलवायु को। क्या हो गया आपका? कैसे गिर गया? कैसे? हाथ से कैसे गिर गया जी? कैसे गिर गया? कोई खोल लिया? खींच लिया? आपको पता नहीं चला? कहाँ पे खींचा है? ओ, कोई किसी का वॉच उच खींचे हैं हो? आए? कोई घड़ी उड़ी गिरा है? देखिए तो नीचे ऊंचे में देखिए। है जी? है? नहीं मिला? कितना का था? मिल गया? ये है? इना है? नहीं इना है उसमें। कितना का था? 3500 का था। कोई देगा? नहीं देगा। है सुनिए तो, थोड़ा सीसीटीवी फुटेज में दिखाइए तो, अगर मिलता है तो देखिए क्या है। ठीक है, दिखवाइए थोड़ा सा। ठीक है। अरे लाइन में तो आप लगते हैं आप लोग, तब पर भी। बताइए बेचारा का। आए? कैसे होगा? अरे कहाँ पे? थोड़ा आप अपने से देखिए ना। देखिए आपका सामान गिरा है, कोई नहीं ढूंढेगा, आप भ्रम में हैं। दुनिया बहुत मतलबी है, समझे? आपका सामान गिरा, आप जाकर के ढूंढिए, समझे? हम थोड़े जाएंगे ढूंढने, या ये थोड़े ढूंढेगा। अगर कोई लिए हैं तो ऐसे चोरी करना गलत बात है, किसी इसका सामान छीनना गलत बात है। अगर कोई लिए हैं या गलती से चला गया तो आप दे दीजिए, ठीक है? स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए 5 रुपया का बहुत महत्व होता है। 3500 का घड़ी बेचारा का खो गया है। देखिए थोड़ा सा देखिए। चलिए आइए। आ जाइए। अब सबसे पहले पिछले क्लास में पढ़े हुए चीजों का एक बार रिवीजन करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। आ जाइए। भारत में सामान्यतः कितने प्रकार के मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति कहां से होती है? हिंद महा। किस मानसूनी पवन से पूरे भारतवर्ष में वर्षा? है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन किस दिशा में बहती है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन भारत में सर्वप्रथम किस राज्य के तट से तट? केरल ना। भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर कार्य कौन करता है? हिमालय। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है?
लौटता हुआ मानसून, शरदकालीन मानसून, लौटता हुआ मानसून, शरदकालीन मानसून। किस मानसूनी पवन में नमी की मात्रा नहीं होती? उत्तरी पूर्वी या लौटते हुए मानसून। उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवन किस दिशा की ओर बहते? दक्षिण, दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है। मानसून के आगमन को क्या कहते हैं? मानसून प्रस्फोट। मानसून काल में रुक रुक कर वर्षा हो। मानसून, मानसून का वापस लौटना, मानसून निवर्तन, मानसून निवर्तन। शीत ऋतु में भारत के किन किन क्षेत्रों में वर्षा होती? तमिलनाडु और उत्तरी पश्चिमी भारत। तमिलनाडु और उत्तरी पश्चिमी। क्या हुआ, मिला जी? नहीं मिला। अच्छा बैठिए बैठिए। तमिलनाडु और उत्तरी पश्चिमी भारत। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? पश्चिमी, यहां पर शीत होगा, शिव लिख दिया है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहां से होती है? भूमध्य। कहां कहां से नमी प्राप्त? कैस्पियन सागर। और पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक? क्या? रबी ना। चलिए अब सुनिए, अब कुछ चीजों को जो है और गौर से समझिएगा और फिर धीरे धीरे जो है समझा बुझा करके हम आपको लिखा भी देंगे। अच्छा सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवाते हैं, ठीक है, देखते हैं। लेकिन ये गलत बात है, किसी का घड़ी हाथ से आप लोग छीन लेते हैं। गिर गया होगा तो हाँ गिर गया होगा। अच्छा क्लास खाली जब हो जाएगा ना, देखिए क्लास खाली जब हो, जो है हीरो, है हीरो, क्लास जब खाली हो जाएगा ना, एक बार नीचे से लेकर ऊपर तक ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। चलिए शांत रहिए, अब है शांत रहिए ना भा, आप लोग बड़ी बोलते हैं, अजीब हाल है। हाँ हाँ समझिएगा आप एक चीज, आपको भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है, पश्चिमी विक्षोभ भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा कराती है। पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग के अंतर्गत जो राजस्थान राज्य में बारिश होता है ना, राजस्थान राज्य में जो बारिश होता है उसे कहा जाता है मावट। क्या कहा जाता है? मावट। मावट क्या कहा जाता है? मावट, मावट। और जो जम्मू कश्मीर में वर्षा होता है उसको कहा जाता है हिमपात। क्या कहा जाता है? हिमपात, हिमपात कहा जाता है। तो पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ से भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावट और जम्मू कश्मीर में हिमपात कहा जाता है। तो एक बात यह भी याद रखना है, तो नीचे से लिखिएगा जहां तक आप लिखे हुए हैं। पश्चिमी विक्षोभ से पश्चिमी विक्षोभ से भारत के पश्चिमी विक्षोभ से भारत के राजस्थान में होने वाली वर्षा को, राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट, मावट, पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट, राजस्थान में होने वाली वर्षा को मावट तथा जम्मू कश्मीर में
तथा जम्मू कश्मीर में हिमपात कहा जाता है, तथा जम्मू कश्मीर में हिमपात कहा जाता है, तथा जम्मू कश्मीर में हिमपात कहा जाता है, तथा जम्मू कश्मीर में हिमपात कहा जाता है। अब देखिए कुछ चीजों को और समझिए आप। देखिए आपको वर्षा, एक तो वर्षा ऋतु में होता है वो तो ठीक है, लेकिन वर्षा ऋतु से पहले, वर्षा ऋतु तो जून में प्रारंभ होता है 15 जून से, ऐसे मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में ही हो जाता है, और जून के प्रथम सप्ताह में मानसून का आगमन होता है। ये बात आप लिखे हैं? नहीं लिखे? केरल के तट पर सबसे पहले टकराती है, लिखे हैं? तो जून का प्रथम सप्ताह नहीं लिखा है, वहां पर नहीं लिखवाए। यही सब जानते हैं, कहीं कहीं कुछ छूट जाता है, बाद में हम पूछते हैं तो पता चलता है ये तो बात लिखे भी नहीं की है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज छूट जाता है, हो सकता है एक लाइन लिख लीजिए तो खैर ये तो कॉमन सेंस का चीज है, नहीं भी लिखाएंगे तो चल सकता है, लेकिन फिर भी आप लिखिए। ठीक है, लिखिए, लिखिएगा एक पॉइंट। मानसून का आगमन भारत में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। मानसून का आगमन भारत में, मानसून का आगमन भारत में, मानसून का आगमन भारत में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। मानसून का आगमन भारत में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। मानसून का आगमन भारत में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। फुल स्टॉप। चलिए अब सुनिए, समझिएगा कुछ चीज को। आपको मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में होता है। जून से भारत में वर्षा होना शुरू होता है, लेकिन जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप यह पाएंगे कि भारत में जून से पहले मई आता है, मई में भी वर्षा होता है, मई से पहले अप्रैल आता है, कभी कताल अप्रैल में भी वर्षा देखने को मिलेगा, और हाल फिलहाल में वर्षा हुआ है। जहां तक हमको याद है शनिवार को रात में हुआ है वर्षा, शनिवार को रात में हुआ है, क्योंकि उस वर्षा में हम भींगे हैं इसलिए हमको याद है, समझ गए। शनिवार को रात में वर्षा हुआ है, तो अप्रैल का माह चल रहा है, वर्षा हो रहा है। तो जो वर्षा है, वर्षा आपको मुख्य तौर पर 15 जून से 15 सितंबर तक होता है, ये ठीक है, लेकिन उससे पहले भी वर्षा होता है। मई में भी होता है, अप्रैल में भी होता है, मई और अप्रैल में भी वर्षा होता है। और जो मई और अप्रैल का माह है, यह ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आता है। ग्रीष्म ऋतु पिछले क्लास में ऋतु के विषय में बताए थे। ग्रीष्म ऋतु 15 मार्च से 15 यही ना मेन ग्रीष्म ऋतु है। हो अभी आप मुख्य गर्मी के मौसम से गुजर रहे हैं, सबसे मुख्य गर्मी के मौसम से गुजर रहे हैं। अभी गर्मी ज्यादा है। गर्मी के मौसम में क्या होता है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, और ये जो समय है, ये जो समय है अभी का जो समय है, जैसे अप्रैल मई का जो समय है, अप्रैल तो नहीं मई का समय, जो मई का समय है, मई में आम, ऐसे आम तो उतर गया है, मार्केट में आम उतर गया है, लेकिन अभी का आम खाने वाला नहीं है। अभी का आम मत खाइएगा। अभी का जो आम है हजारों रोग आपको देकर जाएगा। तो अभी का आम ज्यादा शौक मत दिखाइए, कि जो है ज्यादा अपना रुतबा मत दिखाइए। हम तो शुरुए से आम खाना शुरू कर दिए, ये सब दिखाना जरूरी ना है। जब तक एक बारिश ना हो जाए, जब तक एक बारिश ना हो जाए, तब तक जो है
आम नहीं खाना चाहिए, और हमको लगता है मई मध्य के बाद ही आम खाना चाहिए। ऐसा पता नहीं हमको लगता है, क्योंकि आम के चक्कर में जो है एक बार हम बड़ी जबरदस्त बीमार पड़े, समझ गए। ऐसा बीमार पड़े थे कि जो है अब तब में थे, अब जाएंगे कि रहेंगे पता नहीं था, समझे। आमे के चक्कर में, आम बड़ी फेवरेट है मेरा, तो आम के चक्कर में स्टूडेंट लाइफ में, जैसे आप स्टूडेंट लाइफ में है ना, वैसे हम भी तो स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं। बात है 2012 की, 2012 में जो है 12th किए थे 2012 में, और आम खूब खाए थे। बाद में जाकर अगस्त सब के माह में इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हुआ कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। और हमको 24 घंटा में 24 बोतल पानी चढ़ा था, और आपको विश्वास नहीं होगा कि दोनों हाथ में सुई, पीएमसीएच में भर्ती थे, पीएमसीएच इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थे, मेरा फुफेरा भाई वहीं पर डॉक्टर है, वहीं पर भर्ती थे, दोनों हाथ में, और खोज रहा था, हमको याद है, खोज रहा था पैरों में कहीं नस है तो उधरों घुसा दे, इतना बुरा हाल हो गया था, समझ गए। तो जो है नहीं खाइए, मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा, अभी तो नहीं खाइए। तो अब देखिएगा, होता यह है कि वर्षा या मानसून के आगमन से पहले का जो वर्षा होता है, मानसून जून के प्रथम सप्ताह में जो आता है, उसके पहले का जो वर्षा होता है, जो प्री मानसून वर्षा होता है, प्री मानसून वर्षा यानी मानसून के आगमन से पहले का वर्षा, मानसून के आगमन के पहले के जो वर्षा होता है, वह वर्षा आम के फसल के लिए लाभदायक माना जाता है। वह वर्षा जो है आम के फसल के लिए लाभदायक माना जाता है, जिस कारण उस वर्षा को आम्र वर्षा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा कहा जाता है। और यह जो आम्र वर्षा होता है, आम्र वर्षा का संबंध मुख्य तौर पर जो है कर्नाटक और केरल राज्य से है, कर्नाटक और केरल राज्य, कर्नाटक और केरल राज्य से है। और जो आम्र वर्षा होता है, यह आम के फसल को पका देता है, आम को पका देता है, आम के फसल को पका देता है या आम को पका देता है। आम्र वर्षा आम के फसल के लिए लाभदायक होता है, और आम्र वर्षा का संबंध जिस क्षेत्र से है वह क्षेत्र है केरल और कर्नाटक, केरल और। तो आपसे यहां से दो बात पूछा जाता है। एक बात यह पूछा जाता है, आम्र वर्षा का संबंध किस फसल से है, या आम्र वर्षा किस फसल के लिए लाभदायक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आम, इसका उत्तर हो जाएगा आम। यह आम को पका देता है, और इसका संबंध है केरल और कर्नाटक, केरल और। मुख्य तौर पर प्री मानसून काल में, यानी मानसून से पहले के काल में, इन्हीं राज्यों में वर्षा होता है, और इन राज्यों में आम जल्दी पकने लगता है, इन राज्यों में आम जल्दी पकने लगता है। इसके बाद एक होता है फूलों वाली बौछार, एक होता है फूलों वाली बौछार, फूलों वाली बौछार, फूलों वाली बौछार, फूलों वाली बौछार। देखिए, जो फूलों वाली बौछार है, यह भी एक प्रकार का वर्षा है, और यह वर्षा जो है कहवा, कहवा समझते हैं? कॉफी, कॉफी के लिए लाभदायक होता है, कॉफी के लिए, समझिए किसके लिए? कॉफी के लिए लाभदायक होता है, कहवा के लिए लाभदायक होता है, कहवा या कॉफी के लिए लाभदायक होता है। और यह भी प्री मानसून, मानसून से पहले के काल का वर्षा है, मानसून से पहले के काल का वर्षा है। और मानसून से पहले जब यही केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में बारिश होता है, तो उस बारिश के होने से जो है कहवा का फूल खिलने लगता है, कहवा का जो है फूल खिलने लगता है। इसीलिए इसे फूलों वाली बौछार कहा जाता है, या फिर इसे चेरी ब्लास्म भी कहा जाता है, या फिर इसे चेरी ब्लास्म भी कहा जाता है, चेरी ब्लास्म भी कहा जाता है। और यह वर्षा भी
केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में ही होता है। यह वर्षा भी केरल और कर्नाटक के क्षेत्र में ही होता है। इसके बाद अभी आप ग्रीष्म ऋतु में हैं, अभी आप ग्रीष्म ऋतु में हैं, और ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में अभी आप देखेंगे एक विशेष प्रकार का पवन चलता है, और उस पवन को अगर आप महसूस करेंगे तो आप यह पाएंगे कि यह जो पवन है काफी गर्म पवन है। यह पवन काफी गर्म पवन है, और यह पवन मुख्यतः उत्तर भारत में चलती है। उत्तर भारत में चलती है। उत्तर भारत दक्षिण भारत नहीं ना समझाना होगा जी, 72 बार समझाए हैं, समझ गए। उत्तर भारत में यह पवन जो है मुख्य तौर पर चलती है। तो गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में उत्तर भारत में चलने वाली जो गर्म पवन होती है, उस गर्म पवन को लू कहा जाता है। उस गर्म पवन को क्या कहा जाता है? लू। लू कहा जाता है। और जो लू है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इससे हमें निश्चित तौर पर बचना चाहिए। विशेष तौर पर 11 बजे के बाद, 11 से 3 के बीच में, 11 बजे से 3 के बीच में नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको जरूरी नहीं है, काम नहीं है, तो इस बीच में गर्मी के मौसम में और जब लू चल रहा हो तो एकदम तो निकलना ही नहीं चाहिए। जैसे आज के मौसम को अगर आप गौर करेंगे तो आज का मौसम तो ठीक था, आज का मौसम ठीक था। आज के प्रकार के मौसम में आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल का मौसम हो गया, फिर परसों का मौसम हो गया, काफी ज्यादा लू चल रहा था, और जो है अगर आप निकलते हैं और अगर में भी आपको लू लग जाता है, आपको लू लग जाता है, आप निकलिएगा तो स्वाभाविक सी बात है, लू पवन के संपर्क में आएंगे तो आपको लू लग जाएगा। लू लग जाने के बाद जो है आपको जो है एक तो यानी चलने फिरने में आप असमर्थ हो जाएंगे, यानी बीमारी एक प्रकार से आपको पकड़ लिया, और जब बीमारी पकड़ लिया तो स्वाभाविक सी बात है असमर्थ हो जाएंगे। तो जो है लू से बचने के लिए कुछ उपाय यही है कि घर से बाहर दोपहर के टाइम में नहीं निकलिए। पानी वाला जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, ये सब खाइए, ग्लूकोज पीजिए, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, शुद्ध पानी पीजिए, गंदा पानी नहीं, शुद्ध पानी जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है पीजिए। यही सब लू से बचाव का जो है एक उपाय है। फिर जो है आप प्याज खाइए, प्याज का जो है चटनी खाइए, प्याज का रस खाइए, रस पीजिए प्याज का। फिर जो है जो आम होता है, कच्चा आम को पका करके जो है उसका चटनी खाइए। लू से बचाव के जो है ये सब उपाय है। इसके बाद अब आगे समझिएगा, जैसे ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन को लू कहते हैं। जैसे उत्तर भारत में ग्रीष्म ऋतु में दिल्ली से लेकर पटना तक चलने वाली गर्म पवन को लू कहते हैं, लू कहते हैं। इसी प्रकार के पवन को बंगाल में, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। काल बैसाखी, क्या कहा जाता है? काल बैसाखी। काल बैसाखी कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है, समझ गए? तो ये सब बात है, आप इन चीजों को जो है याद रखिएगा। यहां तक कुछ चीज आप नोट डाउन कीजिए, तो लिखिएगा। हेडिंग मारिएगा आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा, आम्र वर्षा। यह मानसून से ठीक पहले
होने वाला वर्षा है। यह वर्षा आम के फसल के लिए लाभदायक होता है। आम के फसल के लिए लाभदायक होता है। आम के फसल के लिए लाभदायक होता है। लाभदायक होता है। इस वर्षा का संबंध विशेष तौर पर इस वर्षा का संबंध विशेष तौर पर केरल और कर्नाटक के क्षेत्र से है। इस वर्षा का संबंध विशेष तौर पर केरल और कर्नाटक के क्षेत्र से है। विशेष तौर पर केरल और कर्नाटक के क्षेत्र से है। आगे फूलों वाली बौछार, आगे हेडिंग मारिएगा फूलों वाली बौछार। आगे हेडिंग मारिएगा फूलों वाली बौछार। फूलों वाली बौछार। फूलों वाली बौछार। यह वर्षा कहवा यह वर्षा कहवा कहवा यह वर्षा कहवा कहवा की खेती के लिए यह वर्षा कहवा की खेती के लिए लाभदायक है। कहवा की खेती के लिए लाभदायक है। इस वर्षा का संबंध केरल और उसके निकटवर्ती क्षेत्र से है। इस वर्षा का संबंध केरल और उसके निकटवर्ती क्षेत्र से है। इस वर्षा का संबंध केरल और उसके निकटवर्ती क्षेत्र से है। इस वर्षा का संबंध केरल और उसके निकटवर्ती क्षेत्र से है। इस वर्षा का संबंध केरल और उसके निकटवर्ती क्षेत्र से है। नेक्स्ट पॉइंट, लू। गर्मी के दिनों में लू डैश देकर, गर्मी के दिनों में उत्तर भारत, गर्मी के दिनों में उत्तर भारत, गर्मी के दिनों में उत्तर भारत विशेषकर दिल्ली से पटना के बीच, विशेषकर दिल्ली से पटना के बीच, विशेषकर दिल्ली से पटना के बीच चलने वाली गर्म पवन को लू कहते हैं। काल बैसाखी, काल बैसाखी, काल बैसाखी, काल बैसाखी, काल बैसाखी, काल बैसाखी डैश देकर, गर्मी के दिनों में पश्चिम बंगाल में चलने वाली, गर्मी के दिनों में पश्चिम बंगाल में चलने वाली गर्म पवन को
काल बैसाखी कहा जाता है, काल बैसाखी कहा जाता है इस पवन को असम में, इस पवन को असम में बोर्डो इचिला कहा जाता है। इस पवन को असम में, असम में बोर्डो इचिला, बोर्ड पे लिख रहे हैं, इस पवन को असम में बोर्डो इचिला कहा जाता है। इस पवन को असम में बोर्डो इचिला कहा जाता है, बोर्ड पे लिखा हुआ है यहां पर, बोर्डो इचिला कहा जाता है। इस पवन को असम में बोर्डो इचिला कहा जाता है, बोर्डो इचिला कहा जाता है। और एक बात और सुनिए, जब जानते हैं काल बैसाखी, लू या बोर्डो इचिला चलती है, देखिए लू जानते हैं भारत में भी चलती है, पाकिस्तान में भी चलती है, लू जो है पाकिस्तान में भी चलती है। और जब ये पवन चलती है ना जी, तो कभी कभी जो है ना, इस पवन के कारण बारिश भी होता है, कभी कभी बारिश भी होता है, कभी कभी बारिश भी होता है। होता यह है कि धरातल पर काफी ज्यादा गर्मी महसूस होता है, तो गर्म हवाएं हल्की होकर, गर्म हवाएं हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है, और ऊपर उठ करके जो है मेघ का निर्माण कराती है, और फिर जाकर के वही बारिश के रूप में तब्दील हो जाता है, और फिर भारत में बारिश होता है। तो ये जो लू है, काल बैसाखी है, लू, काल बैसाखी या बोर्डो इचिला, इस पवन के कारण कभी कभी बारिश भी होता है। और इस पवन के कारण जो कभी कभी बारिश होता है, ये बारिश पटसन के लिए, चाय के लिए, चावल के लिए, ये सब चीज के लिए लाभदायक होता है। अब अगर मान लिया जाए कि मई में बारिश हो गया, काफी ज्यादा बारिश हो गया, तो लोग धान बो सकता है, धान बो सकता है, धान लगा सकता है, धान रोप सकता है, हाँ या ना, एकदम लगा सकता है। तो जो काल बैसाखी है या लू है या बोर्डो इचिला है, यह चाय, पटसन, चावल जैसे खाद्यान्न पदार्थों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो नीचे से एक लाइन लिखिएगा स्टार मार के, काल बैसाखी से होने वाले पवन, काल बैसाखी पवन से होने वाले वर्षा, काल बैसाखी पवन से होने वाले वर्षा, काल बैसाखी पवन से होने वाले वर्षा, होने वाले वर्षा होने वाले वर्षा से चाय, पटसन, चावल, चाय, चाय, चायो चाय, चाय, पटसन, चावल को लाभ पहुंचता है, को लाभ पहुंचता है, को लाभ पहुंचता है। आगे अब देखिएगा, अब आगे चीजों को देखते हैं। वो बोर्डो इचिला वाला लिख लिए हैं, हाँ। अब आगे सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, भारत में अगर आप बात वर्षा की करेंगे, भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा होता है, देखिए जैसे भारत है ना, हो भारत है, भारत की अगर आप बात करेंगे तो भारत में हर जगह एक समान वर्षा नहीं होता है। जैसे आप सभी छात्रों में हर छात्र के पढ़ने की कैपेसिटी एक समान नहीं होगा। कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो 8 घंटा पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 6 घंटा पढ़ते होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 4 घंटा पढ़ते होंगे,
कुछ ऐसे होंगे जो 2 घंटा पढ़ते होंगे, और कुछ ऐसे होते होंगे जो 1 घंटा पढ़ते होंगे, और कुछ ऐसे भी होते होंगे जो नहीं पढ़ते होंगे, और कुछ ऐसे भी होते होंगे जो सिर्फ क्लासे में पढ़ते होंगे। तो हर का अपना अलग अलग है। तो जैसे आप छात्रों के बीच पढ़ाई को लेकर एक मत नहीं है, बल्कि पढ़ाई को लेकर भिन्नता है। कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई 5 घंटा, कोई नहीं, कोई 6 घंटा, कोई 8 घंटा पढ़ते हैं। उसी प्रकार से जो है भारत में भी, भारत के हर जगह, उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु, और पूरब में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात, भारत में हर जगह वर्षा एक समान नहीं होता है। भारत में कहीं पर काफी ज्यादा वर्षा होता है, कहीं पर बहुत कम वर्षा होता है, कहीं पर वर्षा ना होता है, कहीं पर सामान्य वर्षा होता है। तो पूरे भारतवर्ष की अगर बात की जाए तो पूरे भारतवर्ष के भीतर सबसे ज्यादा वर्षा जहां होता है वह है मेघालय का मासिनडाम। मेघालय का मासिनडाम, मेघालय का मासिनडाम, यहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होता है। और मेघालय के मासिनडाम के विषय में कहा जाता है कि मेघालय के मासिनडाम में पूरे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मासिनडाम में होता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय के मासिनडाम में होता है। और मेघालय के मासिनडाम में लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा होता है। 1141 सेंटीमीटर वर्षा होता है। लगभग 1200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होता है। आप मान करके चल सकते हैं। वर्षा को ऐसे रेन गेज, देखिए माप, जैसे मान लिया जाए कि हमको बुखार लगा, तो बुखार मापने का यंत्र है ना जी, थर्मामीटर है। जैसे थर्मामीटर बुखार मापने का यंत्र है, उसी प्रकार से वर्षा मापने का यंत्र है रेन गेज। वर्षा मापने का यंत्र क्या है? रेन गेज। दूसरी बात, जब हम बुखार मापते हैं अपना, तो देखते हैं ना 99 डिग्री है, 99 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, 101 डिग्री सेल्सियस है, 102 डिग्री सेल्सियस है। कितना है नहीं है देखते हैं हम थर्मामीटर में कि कितना डिग्री सेल्सियस बुखार है हमको। उसी प्रकार से रेनगेज में यह देखा जाता है, रेनगेज के माध्यम से यह पता किया जाता है। रेनगेज एक यंत्र है जो वर्षा मापी यंत्र है, और उस यंत्र से यह पता किया जाता है कि भारत के किस क्षेत्र में कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ है, कितना सेंटीमीटर वर्षा हुआ है। तो मेघालय के मासिनडाम में सबसे ज्यादा वर्षा होता है 1141 सेंटीमीटर, लगभग 1200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होता है। वहीं अगर आप बात करेंगे भारत में सबसे कम वर्षा की, तो भारत में सबसे कम वर्षा होता है लद्दाख के लेह में। लद्दाख के लेह, यहां 20 से 30 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होता है। 20 से 30 सेंटीमीटर, मात्र 20 से 30 सेंटीमीटर, या यूं कहे कि यहां पर 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। यहां पर 30 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है। इसके बाद वही भारत में अगर औसत वार्षिक वर्षा की बात की जाए, औसत वार्षिक वर्षा, जैसे मैथ आप पढ़ते होंगे तो एवरेज, औसत एक चैप्टर है। जैसे कि मान लिया जाए परिवार में 5 सदस्य है, मम्मी पापा भाई बहन और दादा, दादी टपक गई मान लीजिए, 5 सदस्य है। अब दादाजी का उम्र है 80 बरस, पिताजी का उम्र है 50 बरस, मम्मी का उम्र है 45 बरस, आपका उम्र है 18 बरस, बहन का उम्र है 20 बरस। तो 80, 50, 45, 18, 20 ये उम्र है। अब अगर आपको कहेगा कि आप अपने परिवार का, मान लिया जाए कि आपका अपना परिवार है,
ऐसा ही है मान करके चलिए, और पूछा जाएगा कि आपको आपके परिवार का औसत आयु क्या है, तो क्या कीजिए, सबको जोड़ के 5 से भाग दे दीजिएगा, ऐसे ही ना औसत निकाला जाता है। हाँ, तो उसी प्रकार से जो है भारत के अलग अलग क्षेत्र में जो वर्षा होता है, भारत के अलग अलग क्षेत्र में जो वर्षा होता है उसका औसत निकाला जाता है। तो औसत निकालने के बाद यह देखा गया कि भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 125 सेंटीमीटर के आसपास होता है। भारत में जो औसत वार्षिक वर्षा है वह आपको 125 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अब मेघालय के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा क्यों होता है, उसका कारण क्या है? देखिए, मेघालय के मासिनराम में या मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होने का कारण यह है कि अगर बात हम लोग मेघालय की करें तो एक तो बात यह है कि मेघालय एक पर्वतीय राज्य है। मेघालय एक पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्य होने के कारण सबसे ज्यादा वर्षा मेघालय में होता है। और होता क्या है जानते हैं? होता यह है, धरातलीय भाग में जो पवन चलती है वह पवन पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है, ऊपर में संघनित होकर बादल बना लेती है, वर्षा करवाने लगती है। तो मेघालय में पर्वत बहुत ज्यादा है, पहाड़ बहुत ज्यादा है। तो मेघालय में यह एक कारण है जिस वजह से अधिक वर्षा होता है। दूसरा कारण यह है कि अगर बात हम लोग मेघालय की करें तो मेघालय को जो है आप याद कीजिए कि हम आपको दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन के विषय में बताए थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति हिंद महासागर से होती है, हिंद महासागर से होती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की उत्पत्ति जो हिंद महासागर से होती है, हिंद महासागर से होती है। इस दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की 2 शाखाएं होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की, मोबाइल चला रहे हैं जी, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की 2 शाखाएं होती है। और दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन की एक शाखा है बंगाल की खाड़ी और एक शाखा है अरब सागर। अरब, तो जो मेघालय है ना जी, इसको मेघालय जो है, मेघालय की अगर हम बात करें तो इसको नमी की प्राप्ति दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अरब सागर शाखा से भी होता है और दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से भी होता है, बंगाल की खाड़ी शाखा से भी होता है। तो इसलिए जो है मेघालय के मासिनराम में जो है आपको काफी ज्यादा वर्षा होता है। यहीं पर लगे हाथ आप यह भी जान लीजिए कि जैसे आपने यह बात जाना कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां होता है, सबसे कम वर्षा कहां होता है, तो भारत में सबसे ज्यादा ठंडा कहां पड़ता है? तो भारत में सबसे ज्यादा ठंडा पड़ता है लद्दाख लेह के द्रास में, लद्दाख लेह के द्रास में। और सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है राजस्थान के बीकानेर के ब्रियावली में, राजस्थान के बीकानेर के ब्रियावली में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है, सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। यहां तक कुछ बात समझ में आया है? अब यहां तक कुछ चीजों को लिखिए तो फिर आगे बताएंगे, लिखाएंगे। लिखिए, भारत तथा पूरे विश्व में, भारत तथा पूरे विश्व में भारत तथा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा
मेघालय के मासिनराम में होता है, मेघालय के मासिनराम में होता है, मेघालय के मासिनराम में होता है मासिनराम, मासिनराम में होता है। बोर्ड पे तो लिखे थे जी, हैं ध्यान कहाँ था। वहीं सबसे कम वर्षा, वहीं सबसे कम वर्षा, वहीं सबसे कम वर्षा लद्दाख के लेह में होता है। लद्दाख के लेह में होता है, फुल स्टॉप। लद्दाख के लेह में होता है, फुल स्टॉप। आगे, वर्षा मापी यंत्र रेनगेज है। अगला पॉइंट, वर्षा मापी यंत्र रेनगेज है, वर्षा मापी यंत्र रेनगेज है। आगे आगे, भारत का औसत वार्षिक वर्षा, अगला पॉइंट, भारत का औसत वार्षिक वर्षा, भारत का औसत वार्षिक वर्षा, भारत का औसत वार्षिक वर्षा 125 सेंटीमीटर होता है। अगला पॉइंट, भारत का सबसे गर्म स्थान, भारत का सबसे गर्म स्थान, भारत का सबसे गर्म स्थान राजस्थान के बीकानेर का बिड़ियावली है। भारत का सबसे गर्म स्थान राजस्थान के बीकानेर का बिड़ियावली है। बिड़ियावली है। वहीं भारत का सबसे ठंडा स्थान बिड़ियावली है। वही भारत का सबसे ठंडा स्थान, वही भारत का सबसे ठंडा स्थान, वही भारत का सबसे ठंडा स्थान, ठंडा स्थान लद्दाख का द्रास है। लद्दाख का द्रास है, लद्दाख स्थित 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 द्रास है। चलिए अब आगे आप हेडिंग मारिएगा, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आगे हेडिंग मारिएगा, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। यहां पर कुछ और बताना चाहते थे, देखिए दिमाग से उतर गया है। अच्छा ठीक है, पहले इसी को क्लियर करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इसको आप समझिएगा आप। अच्छा, चेरी ब्लास्ट में नहीं लिखे हो, चेरी ब्लास्ट में नहीं लिखे थे, जगह है थोड़ा ऊपर में।
जगह है थोड़ा ऊपर में लिख लीजिए ना। चेरी ब्लास्ट, आम्र वर्षा सब जहां पर लिखा रहे थे, चेरी ब्लास्ट में हमको छूट गया, पता नहीं कैसे छूट गया। चेरी ब्लास्ट में सिर्फ डैश देकर लिख लीजिए कर्नाटक, और कॉस्ट में कॉफी। चेरी ब्लास्ट में डैश देकर कर्नाटक, कॉस्ट में कॉफी, यानी चेरी ब्लास्ट डैश देकर कर्नाटक, कॉस्ट में कॉफी, कॉफी। चलिए ठीक है, हो गया। अब आगे आइएगा, समझिएगा। देखिए एक लाइन हम आपको पहले भी लिखाए हैं। क्या लिखाए हैं जानते हैं? हिमालय पर्वत भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है। जैसे हिमालय पर्वत भारत के लिए जलवायु विभाजक के तौर पर काम करती है, उसी प्रकार से अगर हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को प्रभावित भी करती है। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को प्रभावित भी करती है, प्रभावित करती है। हिमालय पर्वत कैसे भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है? हिमालय पर्वत इस रूप में भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है क्योंकि हिमालय पर्वत के उपस्थिति की वजह से ही, हिमालय पर्वत के उपस्थिति के वजह से ही, हिमालय पर्वत के उपस्थिति की वजह से ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत में वर्षा कराती है। अगर हिमालय पर्वत नहीं होता तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून तो सीधे आगे बढ़ जाते, लेकिन हिमालय पर्वत की उपस्थिति होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन हिमालय पर्वत से टकराती है, ऊपर उठती है, संघनित होती है और भारत में वर्षा कराती है। दूसरा, हिमालय पर्वत साइबेरियाई क्षेत्र से आने वाले ठंडी पवनों से हमें बचाती है, ठंडी पवनों से हमें बचाती है। अरे जलवायु का मतलब क्या होता है? लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है, लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसी को तो जलवायु कहते हैं। हिमालय पर्वत है इसलिए तो भारत में हमेशा वर्षा होता है। हिमालय पर्वत है इसलिए तो भारत के लोग कड़ाके की ठंड से बच जाते हैं। भारत में हमेशा हर साल लगभग ठीक ठाक बारिश हो जाता है और लगभग ठीक ठाक बहुत ज्यादा ठंडा या कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है। तो भारत में जो ठीक ठाक बारिश हो जाता है, भारत में जो ठीक ठाक बारिश हो जाता है और भारत में जो कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है, इसका कारण क्या है? हिमालय पर्वत। तो कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। एक नंबर में हेडिंग मारिए हिमालय पर्वत। एक नंबर में हेडिंग मारिए हिमालय पर्वत। डैश देकर लिखिए। इस पर्वत के हिमालय पर्वत जो लिखे हैं उसमें डैश देकर लिखना है। इस पर्वत के उपस्थिति के कारण ही इस पर्वत के उपस्थिति के कारण ही दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन भारत में वर्षा
भारत में वर्षा कराती है। भारत में वर्षा कराती है। भारत में वर्षा कराती है तथा 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 इस पर्वत के उपस्थिति के कारण ही तथा इस पर्वत की उपस्थिति के कारण ही तथा इस पर्वत की उपस्थिति के कारण ही कारण ही कारण ही कारण ही साइबेरियाई क्षेत्र से आने वाली साइबेरियाई लिख देते हैं, साइबेरियाई क्षेत्र से आने वाली साइबेरियाई क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं से साइबेरियाई क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं से भारत के लोग बच पाते हैं। इसके बाद आगे समझिएगा आप, आगे जो जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं, अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा कौन सी रेखा? अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा भी कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करता है। तो दूसरा नंबर में लिखिएगा अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा देखिए, जो देश जिस जोन में होगा वहां पर मौसम उस प्रकार का होगा। उष्णकटिबंधीय जोन में है तो गर्मी का मौसम होगा, शीतोष्ण कटिबंधीय जोन में है तो गर्मी ठंडी दोनों मौसम होगा, शीत कटिबंधीय क्षेत्र में तो ठंडा मौसम होगा। और मौसम ही तो मौसम लंबे समय तक मौसम की जो अवस्था होती है वही तो जलवायु है, वही तो जलवायु है। तो अक्षांश भी कहीं ना कहीं जलवायु को प्रभावित करता है और भारतीय जलवायु को अक्षांश भी प्रभावित करता है। इसके अलावे जलवायु को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में समुद्र से दूरी भी है। देखिए, समुद्र से दूरी कैसे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में है। तो देखिए, कहा जाता है कि जो शहर समुद्र के जितना नजदीक होता है वहां पर बारिश उतना ज्यादा होता है, और जो शहर समुद्र के जितना दूर होता है उस शहर में बारिश उतना कम होता है, उस शहर में बारिश उतना कम होता है। अगर हम बात भारत के संदर्भ में करें, भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें, पूरे ओवरऑल भारत के संदर्भ में बात करें, तो जो भारत है वो समुद्र से दूर है या समुद्र से नजदीक? समुद्र से नजदीक है, समुद्र से नजदीक। देखिए ना, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर, सब तीनों तरफ से भारत को घेरे हुआ है। तो भारत की जलवायु जो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु मिलती है और भारत में जो ठीक ठाक वर्षा हो जाता है और भारत में जो आप हर मौसम का मजा ले लेते हैं,
उसका एक कारण भारत का समुद्र के नजदीक उपस्थित होना भी है। जैसे अगर आप देखेंगे कलकत्ता में अगर 119 सेंटीमीटर बारिश हो रहा है, इससे थोड़ा दूर जाइएगा पटना, यहां पर 105 सेंटीमीटर बारिश मिलेगा। फिर जाइएगा इलाहाबाद या लखनऊ, 75-76 सेंटीमीटर बारिश मिलेगा। जाइएगा दिल्ली, 56 सेंटीमीटर बारिश मिलेगा। जाइएगा आगे राजस्थान के पश्चिमी भाग में 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में बारिश मिलेगा। 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच में बारिश मिलेगा। हाय पाकिस्तान में देखिए, इधर पाकिस्तान है, इधर अरब सागर है ना जी। अरब सागर से पाकिस्तान सटा हुआ है। पाकिस्तान जो है, जैसे भारत अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से सटा हुआ है, वैसे पाकिस्तान जो है अरब सागर से सटा हुआ है। तो पाकिस्तान में बारिश ठीक ठाक ही हो जाता है, समझ गए, ठीक ठाक बारिश होता है। इतना गलत मत सोचिए पाकिस्तान के बारे में। अरे भारत से ना अलग हुआ है जी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, समुद्र से दूरी। उसमें कुछ नहीं लिखना, हो गया, ठीक है। हाँ, सब चीज में लिखना ही है। हाँ? आगे समुद्र से दूरी, आगे समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी। इसके बाद अगला है वायुदाब में अंतर। वायुदाब में अंतर, वायुदाब में अंतर, वायुदाब में अंतर। नेक्स्ट पॉइंट, वायुदाब में, एक मिनट रुकिए ना। अच्छा कोई बात नहीं, वायुदाब में अंतर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वायुदाब में अंतर। आगे है समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। आगे उच्चावच, 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 उच्चावच। उच्चावच मतलब कहीं पर पहाड़ है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, झील है, झरना है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है, वही उच्चावच हुआ, और क्या। ठीक है, ये जो हम आपको लिखाए हैं गौर से सुनिएगा। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में हिमालय पर्वत, अक्षांश, समुद्र से दूरी, वायुदाब, इसके बाद समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच। ये सभी ऐसे कारक है जो जलवायु को प्रभावित करता है। ये सभी ऐसे कारक है जो जलवायु को प्रभावित करता है। अब नीचे से लिखिएगा, जो शहर स्टार मार के, अगला पॉइंट स्टार मार के या एरो दे करके लिखिए। जो शहर, जो शहर समुद्र के जितना नजदीक होता है, जो शहर समुद्र के जितना नजदीक होता है, जो शहर समुद्र के जितना नजदीक होता है, वहां बारिश उतना ज्यादा होता है,
जो शहर समुद्र के जितना नजदीक होता है वहां बारिश उतना ज्यादा होता है। वहीं वहीं जो शहर समुद्र के जितना दूर होता है, वहीं जो शहर समुद्र के जितना दूर होता है वहां बारिश उतना कम होता है। वहां बारिश उतना कम होता है। जैसे कोलकाता में 119 सेंटीमीटर, जैसे कोलकाता में 119 सेंटीमीटर कोमा, जैसे कोलकाता में 119 सेंटीमीटर कोमा, पटना में 105 सेंटीमीटर, पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में प्रयागराज में 76 सेंटीमीटर, प्रयागराज में 76 सेंटीमीटर, प्रयागराज में 76 सेंटीमीटर और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर बारिश होता है, और दिल्ली में 56 सेंटीमीटर बारिश होता है। चलिए अब आगे समझिएगा, आगे कुछ चीज को समझिएगा। देखिए जैसे कि कभी जो है आप 11-12 तो कर ही लिए हैं, कभी एक्सपेरिमेंट और किए हैं स्कूल कॉलेज में? नहीं किए होंगे। बिहार में कौन स्कूल कॉलेज में एक्सपेरिमेंट होता है? किए, अच्छी बात है, ठीक है, हाँ ठीक है, किए, अच्छी बात, ठीक है, बढ़िया बात। देखिए एक बात समझिएगा, है ध्यान से सुनिए, अब कुछ चीज समझिएगा, ये सब बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, ये सब चीज हर जगह काम आएगा। एक बात यह है कि आगे जो है, आगे और इस चैप्टर को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, समझने में आपको सहूलियत होगा। कुछ चीज को आप समझिए पहले यहां पर। देखिए एक बात यह है कि समुद्र देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है, देर से गर्म होता है। समुद्र देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। दूसरी बात, स्थल तुरंत ठंडा होता है, तुरंत ठंडा होता है और तुरंत गर्म होता है, तुरंत गर्म होता है, तुरंत गर्म होता है। समुद्र देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है, और स्थल खंड तुरंत ठंडा होता है, तुरंत गर्म होता है। इसको अगर समझना है तो आपको समुद्र में जाना होगा। हल्ला काहे कर रहे हैं, हे भगवान। देखिए आप समझिए, आगे जो है ये सब चीज काम में आएगा, आगे ये सब चीज काम में आएगा। जैसे आप समुद्र किनारे जाएंगे ना, शाम के टाइम में, शाम के टाइम में समुद्र किनारे जाएंगे, या नदी किनारे भी आप जा सकते हैं, बगल में गंगा नदी आप जा सकते हैं। आप अभी गर्मी का मौसम है, अभी आप जाइए, रात का 9 बजने वाला है, गंगा के पानी में अपना पैर रखिएगा, गर्म होगा पानी, गर्म होगा पानी। इसके बाद
गर्म होगा, पानी गर्म होगा, ठीक है, अभी पानी गर्म होगा, धीरे धीरे फिर जैसे जैसे रात ढलेगा ठंडा हो जाएगा। फिर आप सुबह में जाइए, सुबह में जैसे धूप उग गया, जाइए ना गंगा के पानी में पैर दीजिए, धूप उगा हुआ है लेकिन फिर भी सुबह में पानी ठंडा ही होगा, लगभग 10-11 बजे तक लगभग ठंडा मिलेगा, उसके बाद पानी गर्म होने लगता है। और सूर्यास्त होने के बाद भी 9-10 बजे तक समुद्र का पानी गर्म ही रहता है, रात को 9-10 बजे तक गर्म ही रहता है और सुबह में 9-10 बजे तक ठंडा ही रहता है। लेकिन वहीं अगर आप स्थल खंड को, आप जहां रहते हैं वो स्थल वाला इलाका है, मैदानी इलाका है, मैदानी इलाका में जैसे ही सूर्योदय हुआ धरती तुरंत तप्त हो जाती है, गर्म हो जाती है, और जैसे सूर्यास्त हुआ धरती तुरंत ठंडा हो जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो समुद्र देर से ठंडा होता है और समुद्र देर से गर्म होता है, आगे जो है हम आपको बताने वाले हैं एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव। भारतीय जलवायु को एल नीनो जलधारा और ला नीनो जलधारा प्रभावित करता है। भारतीय जलवायु को जो है एल नीनो जलधारा और ला नीनो जलधारा प्रभावित करता है। क्या है ये सब जलधारा, आगे सब चीज स्पष्ट होगा। देखिए इस चैप्टर को पढ़ाते हुए जो है ना, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का 2 चैप्टर डिस्कस कर देंगे। इस चैप्टर को पढ़ाते हुए वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो 2 चैप्टर डिस्कस करेंगे, एक जलधारा और एक पवन, विश्व के पवन और विश्व की प्रमुख जलधारा, ये 2 चैप्टर को भारत की जलवायु पढ़ाते हुए हम डिस्कस कर देंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये 2 चैप्टर। और जब यहां पर इंडियन ज्योग्राफी समाप्त होगा तो वर्ल्ड ज्योग्राफी ही आएगा, और जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो वहां पर पवन, जलवायु, पवन और जलधारा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो भारतीय जलवायु को प्रभावित एल नीनो और ला नीनो जलधारा करता है। कैसे करता है, इसी बात को समझाने के लिए हम ये सब बात बता रहे हैं। जब ये सब बात आपके दिमाग में घुसा हुआ रहेगा ना, तब आप एल नीनो और ला नीनो के प्रभाव को समझ पाएंगे। और अगर ये सब बात आपके दिमाग में नहीं घुसा रहेगा ना, तो एल नीनो ला नीनो आपको समझ में नहीं आएगा। एक तो बात यह है, इस बात को आप थोड़ा सा महसूस कीजिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है, तो कुछ चीज को आपको महसूस करना होगा कि हां ऐसा होता है। जो बात हमने आपको बोला है और जो बात हमने यहां पर लिखा है, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना? ये सब बात महसूस किए हैं? मोबाइल चलाने से फुर्सत मिलेगा तब ना जाइएगा ये सब काम करने। हाँ, इसके बाद अगली बात सोचिएगा, अगली बात सुनिएगा। जैसे मान लिया जाए 2 पात्र है, 2 बर्तन है, 2 बीकर है, सब एक ही बात है, बीकर, पात्र, बर्तन सब एक बात है। 2 बर्तन है, एक बर्तन में लबालब दूध भरा हुआ है और दूसरा बर्तन खाली है, और दोनों बर्तन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा? जिस बर्तन में लबालब दूध भरा हुआ है, उस बर्तन से दूध खाली बर्तन की ओर जाएगा, हां या ना? इसमें भी तो बहुत ज्यादा समझने वाला कुछ है नहीं। जो भरा हुआ है भरे हुए से खाली की ओर जाएगा, इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। तो अब एक होता है वायुदाब, एयर प्रेशर बेल्ट, वायुदाब, एयर प्रेशर। तो वायुदाब आप समझिएगा, लेकिन उससे पहले एक बात को समझिए। वायुदाब किसे कहते हैं समझिएगा। देखिए, इसका परिभाषा होता है पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। और वायुदाब मापी यंत्र कौन है जानते हैं? बैरोमीटर। वायुदाब किस में मापा जाता है जानते हैं? बैरोमीटर से मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुदाब जो है आपको मापा जाता है, वायुदाब मापा जाता है।
और बैरोमीटर से जो वायु दाब मापा जाता है, बैरोमीटर में एक स्केल होता है, पाठ्यांक होता है। कहा जाता है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर अचानक अगर नीचे आ गया तो यह सूचक होता है वर्षा, आंधी, तूफान का। और अगर आपको धीरे धीरे ऊपर उठता है तो यह सूचक होता है साफ मौसम का, साफ मौसम का। समझ गए? तो यह सब बात आपसे पूछा जाता है। तो देखिए, जैसे आपको दो पात्र है, एक में दूध लबालब भरा हुआ है, दूसरे में खाली है, दोनों कनेक्टेड है, तो भरे हुए पात्र से खाली पात्र की ओर दूध जाता है। उसी प्रकार से वायु या पवन या हवा या समीर या विंड, हवा जो होता है हमेशा, हवा हमेशा उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। अब देखिएगा, आपके मन में यह होगा, कहां पर उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है, कहां पर निम्न वायुदाब पेटी पाई जाती है। तो सीधा बात ध्यान में रखिए, जहां पर गर्मी अधिक वहां निम्न वायुदाब, और जहां पर ठंडा अधिक वहां पर उच्च वायुदाब, वहां पर उच्च वायुदाब। जहां पर गर्मी अधिक वहां पर निम्न वायुदाब, और जहां पर ठंडा अधिक वहां पर उच्च वायुदाब। ये सब बात समझ पा रहे हैं? आए? समझ पा रहे हैं ना? हाँ। तो देखिए, 4-5 पॉइंट हम आपको बताएं। समुद्र देर से ठंडा होता है, देर से गर्म होता है। स्थलखंड तुरंत ठंडा होता है, तुरंत गर्म होता है। वायुदाब, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर है। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी, तूफान, वर्षा, और धीरे धीरे नीचे गिरता है वर्षा, और धीरे धीरे ऊपर उठता है मौसम साफ होने का सूचक होता है। और इसके बाद हमने आपको यह बताया कि वायु यानी हवा हमेशा किधर से किधर, उच्च वायुदाब पेटी से, उच्च वायुदाब पेटी से निम्न, उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर हवा चलती है। और इसके बाद हमने आपको बताया है कि उच्च वायुदाब पेटी कहां होगा, जहां पर ठंडा होगा, जहां पर, और निम्न वायुदाब पेटी कहां होगा, जहां पर, देखिए कैसे, तो देखिए, गर्मी अगर कहीं पर अधिक है, अगर गर्मी अधिक है तो वहां की वायु गर्म होगी या ठंडी। अगर कहीं पर तापमान अधिक है, कहीं का गर्मी अधिक है, तो उस क्षेत्र में चलने वाला जो पवन होगा, जो वायु होगा, वो गर्म होगा या ठंडा? गर्म होगा। और जो गर्म हवा होता है, गर्म हवा हल्का हो जाता है। कैसा हो जाता है? हल्का। गर्म हवा कैसा हो जाता है? हल्का। और गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर उठ जाती है। अब गर्म हवा हल्की होने के कारण जब ऊपर उठ जाएगी तो धरातल पर वायु का प्रेशर कम रहेगा या ज्यादा? कम ना रहेगा जी। अगर गर्म वायु हल्की होने के कारण वह धरातल से ऊपर उठ रही है तो धरातल पर तो निम्न वायु दाब न पेटी होगा जी, कम दबाव, कम दाब होगा। समझ गए? वही कहीं पर ठंडा है, ठंडी हवा भारी होती है, ठंडी हवा भारी होती है। अब भारी हवा स्थलखंड पर प्रेशर बनाए हुए है, वह ऊपर उठ ही नहीं रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थलखंड में क्या होगा? क्या होगा? उच्च वायुदाब। क्या होगा? तो गर्मी या गर्म स्थल है तो निम्न वायुदाब, ठंडी या ठंडा स्थल है तो उच्च वायुदाब। तो ये सब स्टार मार के लिखिएगा। तो
लिखिएगा स्टार मार्क। समुद्र, समुद्र देर से ठंडा और देर से गर्म होता है। वहीं स्थलखंड, वहीं स्थलखंड, वहीं स्थलखंड, वहीं स्थलखंड तुरंत ठंडा वहीं स्थलखंड तुरंत ठंडा और तुरंत गर्म हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, वायु हमेशा, वायु हमेशा उच्च वायुदाब पेटी से उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। वायु हमेशा उच्च वायुदाब पेटी से, उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलती है। आगे हेडिंग मारिएगा वायुदाब पेटी या वायुदाब, वायुदाब, वायुदाब। पृथ्वी के, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को, पृथ्वी के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर पड़ने वाले वायु के भार को वायुदाब कहा जाता है। वायुदाब कहा जाता है। नीचे से अगला पॉइंट, वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर है। वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर है। अगर बैरोमीटर में पाठ्यांक, अगर बैरोमीटर में पाठ्यांक, पाठ्यांक, अगर बैरोमीटर में पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है, अगर बैरोमीटर में पाठ्यांक अचानक नीचे गिरता है तो यह आंधी तूफान और वर्षा का सूचक होता है। तो यह आंधी तूफान और वर्षा का सूचक होता है। तो यह आंधी तूफान और वर्षा का सूचक होता है। और यह आंधी तूफान और वर्षा का सूचक होता है। फुल स्टॉप। बैरोमीटर में पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है, बैरोमीटर में पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है बैरोमीटर में जब पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो यह वर्षा का सूचक होता है। और जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठता है, और जब पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठता है
धीरे धीरे ऊपर उठता है तो यह तो यह तो यह मौसम साफ होने का सूचक होता है। नीचे से एक और लाइन, जहां पर गर्मी अधिक होगा, नीचे से एक और लाइन, अगला लाइन लिखिएगा, जहां पर गर्मी अधिक होगा, जहां पर गर्मी अधिक होगा वहां निम्न वायुदाब पेटी, जहां पर गर्मी अधिक होगा वहां निम्न वायुदाब पेटी निम्न वायुदाब पेटी, और जहां ठंडा अधिक होगा, और जहां ठंडा अधिक होगा वहां उच्च वायुदाब पेटी, वहां उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है, वहां उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। चलिए लिखिएगा, भारतीय जलवायु पर एल नीनो और लानीनो का प्रभाव। भारतीय जलवायु पर एल नीनो और लानीनो का प्रभाव। ये दोनों जलधारा है, प्रशांत महासागर की जलधारा, एगो गर्म है एगो ठंडी है, ये वाली गर्म है ये वाली ठंडी है, ठीक है। भारतीय जलवायु पर एल नीनो और लानीनो जलधारा का प्रभाव, एल नीनो और लानीनो जलधारा का प्रभाव। देखिए, आप जो है कभी कभी सुनते होंगे कि भारत में सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई 4-5 बरस के अंतराल पर, सामान्यतः 4-5 बरस के अंतराल पर सामान्यतः ये बात आप सुनते होंगे। फिर कभी कभी आप सुनते होंगे भारत में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो भारत में जो लगभग 4-5 बरस के अंतराल पर कभी कभी सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती है और जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, उसका कारण यही एल नीनो और लानीनो जलधारा है। अगर एल नीनो की उत्पत्ति होती है ना, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, और लानीनो की उत्पत्ति होती है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसा क्यों होता है आगे हम लोग समझेंगे, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। लेकिन एल नीनो और लानीनो जलधारा भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। देखिए देखिए, ये चौहरमल। चलिए, आज के लिए इतना ही। बैठे रहिए, होमवर्क भी है। देखिए देखिए देखिए, ये सब देखिए, ये सब अजीब प्राणी सब हैं आप लोग, हे भगवान। बैठिए न महाराज। चलिए, याद किए, याद करवा दिए, याद करवा दिए, याद कहाँ करवाए? तो याद कीजिएगा ना जी। तो इतना बकाते का है? दीजिए कॉपी, दिया ये लड़की कॉपी दीजिए। राइटिंग ठीक है ये लड़की का, हल्ला का है बर महाराज। कुछो में आप लोग क्या खाते हैं जी, इतना चिल्लाते रहते हैं। आइए, पश्चिमी विक्षोभ से जो भारत के राजस्थान राज्य में वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? क्या? मावट।
हाँ, अब बोलने में क्या होता, अब नानी याद आ गया है? पश्चिमी विक्षोभ से भारत के राजस्थान में होने वाली वर्षा, जम्मू कश्मीर में मानसून का आगमन कब होता है? जून के मानसून का आगमन कब होता? आम्र वर्षा कौन फसल के लिए लाभ? केरल और कर्नाटक ना। फूलों वाली बौछार कौन फसल के लिए? कहवा। फूलों वाली बौछार कहवा ना। लू उत्तर भारत में चलता है, दक्षिण भारत? हाय। काल बैसाखी पश्चिम। बोल्डो इचिला हाय। भारत तथा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा कहां? मासिनराम। भारत में सबसे कम वर्षा लद्दाख के। वर्षा मापी यंत्र क्या कहलाता? रेन वर्षा मापी यंत्र। वर्षा मापी यंत्र। भारत का औसत वार्षिक वर्षा 125। भारत का औसत वार्षिक वर्षा 125। भारत का सबसे गर्म स्थान है राजस्थान के बीकानेर का। सबसे ठंडा स्थान है लद्दाख का। लद्दाख का। अच्छा, भारतीय जलवायु को हिमालय पर्वत प्रभावित करता है? अक्षांश रेखा, समुद्र से दूरी, वायुदाब में अंतर, समुद्र तल से ऊंचाई, उच्चावच। अच्छा, कोई शहर समुद्र के नजदीक है तो वहां पर वर्षा अधिक या कम? अधिक ना। कोई दूर है तो? दूर है तो जो शहर समुद्र के जितना नजदीक वहां पर वर्षा उतना, और जो शहर समुद्र के जितना दूर वहां पर वर्षा उतना उतना। समुद्र देर से ठंडा देर से गर्म होता है। वही स्थलखंड वायु हमेशा किधर से किधर चलती? उच्च वायुदाब पेटी से। उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी। अच्छा, वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर में पाठ्यांक अगर अचानक नीचे गिर गया, आंधी तूफान और धीरे धीरे नीचे गिर, धीरे धीरे ऊपर, हाय। जहां पर गर्मी अधिक होगा वहां निम्न वायुदाब या उच्च, हाय। जहां पर ठंडा अधिक, हाय, उच्च वायुदाब में। तो अच्छा, एगो बात बताइए, अगर ये बात आप समझे हैं तो आप हमको ये बात बताइए, ये विषुवत रेखा है, यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, यहां पर गर्मी अधिक होता है, तो यहां पर किस प्रकार का वायु? निम्न। और ये ध्रुवीय क्षेत्र, यहां पर ठंडा होता है, यहां पर क्या? तो आपसे अगर पूछेगा विषुवत रेखीय क्षेत्र में कैसा वायुदाब? विषुवत रेखीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र में। बात समझ में आया? होमवर्क दीजिए। कुछ दिए भी थे मैपिंग करने के लिए, किए हैं? दिखाइए तो सब लोग, ऊपर उठा के दिखाइए, तो ऊपर उठा के दिखाइए। कुछ नहीं दिखा रहे हैं, चलिए ठीक है। हे देखिए देखिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कम से कम ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जीएस जानते हैं, जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जितना बार सुनिएगा ना उतना बेटर होगा आपके लिए। लेकिन पीछे वाले कुछ हमारे भाईजान सब एकदम समझने के लिए तैयार नहीं है। क्या होमवर्क दिए थे? पेज नंबर 100। अनुच्छेद मात्र 10 गो तो अनुच्छेद होगा मुश्किल, बस यही ना। 371 के तहत कौन राज्य को विशेष महाराष्ट्र। और 371 ए
371 बी, असम न, 371 सी, मणिपुर न, 371 डी, आंध्र प्रदेश और 371 ई, 371 एफ, 371 जी, मिजोरम, 371 एच, अरुणाचल, 371 आई, 371 जे, कर्नाटक ना। चलिए अब सुनिए, आगे आइए। इससे पहले क्वेश्चन बैंक हो गया है ना, और पॉलिटी से स्टार्ट हुआ है। अच्छा अच्छा, रुकिए 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 रुकिए। अच्छा, ये जरूरी नहीं ना है कि एक तरफ से होमवर्क दे, कहीं से भी देते हैं क्या? हम सोच रहे हैं दिवस होमवर्क दे। हाँ, दिवस होमवर्क दे। अभी इस बुक में पलटिएगा, पेज नंबर 162, पेज नंबर 162 पलटिए। पलटे, देखिए इसमें पर्यावरण से संबंधित दिवस है। विश्व जल मग्नता दिवस 2 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। ये जो विश्व जल मग्नता दिवस 2 फरवरी से लेकर वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह है, ये पर्यावरण से संबंधित दिवस है। इसको आप लोग याद करके आइएगा। हाँ, पूरा कितना है देखिए, बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 दूना 30 गो है मात्र। 30 को नहीं याद कीजिएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।